हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर की शुरुआत करी थी। आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर नंबर 1.8 था और चैप्टर का नाम है एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट था, दैट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज का, वो मैंने आपको करा दिया था पिछली क्लास में। तो आई होप आपने वो वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लिया था। आज हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करना है, जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड मेजर पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ठीक है। चलो जी। तो ये तो हमारी लास्ट क्लास की पूरी डिस्कशन थी। हमने सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट वाली थी वो कवर भी कर ली थी। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। तो आप लोगों को मेरे साथ साथ हेडिंग डालनी है अपने पास। सेकंड मेन हेडिंग, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इसको बहुत ही अच्छे से करना है आपको। तो आज तो मतलब मुझे लगता नहीं, मतलब फर्स्ट क्लास हमारी जो इस टॉपिक की रहती है उसमें मेजरली हमको बात करनी पड़ती है गलतियों की। जब मैं रेक्टिफिकेशन की बात करता हूं जब मैं रेक्टिफिकेशन का की बात करता हूं, तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बचपन में आप 11th क्लास में पढ़ते भी थे, चैप्टर चैप्टर का नाम भी होता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती है, ये पास करी जाती है टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो आज की डिस्कशन तो हमारी इस एक पार्ट पे रहेगी, दैट इज एरर्स। एरर्स क्या होते हैं, किस किस प्रकार के एरर्स होते हैं, ये पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है इसमें, ताकि फिर आप रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया को समझ पाओ। राइट। ठीक है। तो आप भी ऐसे लिख लेना कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखते हैं। पहली बात, ये एरर्स क्या है, व्हाट डज एरर्स मीन। एरर का क्या मतलब होता है, तो इसमें लिखना अनइंटेंशनल ओमिशंस और कमीशंस इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इस छोटे सी मीनिंग पे एक शब्द पे बहुत अच्छे से गौर करना। अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल यानी गलतियों में हम जब बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये अनइंटेंशनल होती है। अनइंटेंशनल का मतलब क्या हुआ, जो गलती कर रहा है वो गलती करने की इंटेंशन नहीं रखता। यानी जो भी गलत कर रहा है वो इंटेंशनली नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कोई इंटेंशनली कुछ गलत करेगा, तो अगर आप थोड़ा डीपली सोचोगे, तो वो गलती नहीं रही, फिर वो फ्रॉड हो जाता है। अगर मैं जानबूझ के कोई चीज गलत करता हूं, तो दैट मीन्स मेरी नीयत पे खोट है। मैं जानबूझ के गलत अगर कुछ कर रहा हूं, तो मैं कुछ गलत इरादे से कर रहा हूं। तो अगर कोई जानबूझ के कुछ गलत करता है, तो वो तो फिर फ्रॉड हो जाता है। तो यहां पे हम फ्रॉड की बात नहीं कर रही हैं, जेन्युइन मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं कि भाई अगर गलतियां हो जाती है, तो उस गलतियों को ठीक कैसे करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद अगली बात, नेक्स्ट एरो, एरर्स मे अफेक्ट और मे नॉट इफेक्ट टैलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एक हमने बहुत ही आसान चैप्टर करा था, आपको याद होगा पुराने लेक्चर में, ट्रायल बैलेंस। एक बहुत ही बेसिक चैप्टर था, जिसमें हम देखते थे कि कैसे लेजर के बैलेंसेस निकालने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हम डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दोनों डाल देते हैं, और अल्टीमेटली डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल सेम आता है। यानी ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट और क्रेडिट का दोनों साइड का टोटल आता है, वो सेम आता है। तो यहां मैं बोल रहा हूं, अब जब हम एरर्स की बात कर रहे हैं, तो एरर्स होने की वजह से हो सकता है कि हमारी ट्रायल बैलेंस टैली ना करे, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच ना करे। और वहीं कुछ गलतियां ऐसी भी हो सकती है जो होने के बावजूद भी
ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो मैच कर जाए। तो यहाँ पे एक हम कैटेगरी बनाएंगे जहां पे ट्रायल बैलेंस हो सकता है टैली करे, हो सकता है ना करे। मतलब समझ आ रही है? तो गलतियों को हम कैटेगराइज करेंगे। हम देखेंगे कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को टैली करने नहीं देगी, और कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को टैली करने देगी। ऐसी दो तरह की गलतियों को हम तोड़ के चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना एरो, नेक्स्ट एरो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मीन डिटेक्टिंग and correcting errors in accounting process whether affecting trial balance or not, to ensure correctness of accounting records and financial statements. To ensure correctness of accounting records and financial statements. ठीक है जी। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब सिंपल भाषा में, अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं, तो उसका मतलब होता है गलती को ठीक करना। कोई भी गलती को ठीक करना। तो गलती ठीक करने के लिए पहले गलती ढूंढनी भी तो पड़ेगी, गलती को डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। अब गलती ही नहीं मिलेगी तो कौन सी गलती ठीक कर दोगे? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो प्रोसेस है एक्चुअली अपने आप में एक बहुत वास्ट प्रोसेस है। उसमें हम लोग पहले डिटेक्ट करते हैं गलती को, फिर उसको करेक्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है कि गलती, सारी गलती ठीक करनी है। यानी अगर कोई गलती है जो ट्रायल बैलेंस को टैली करने नहीं दे रही, वो गलती भी ठीक करनी है। और अगर हमें ऐसी कोई गलती मिलती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी ट्रायल बैलेंस तो तब भी टैली हो रहा है, तब भी गलती ठीक करनी है। आप ये नहीं बोल सकते अरे गलती तो है, क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है ना, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है, तो गलती ठीक करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे नहीं बोल सकते भाई। अगर गलती है तो गलती है, कोई भेदभाव नहीं है उसमें, चाहे वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही हो, चाहे वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ना कर रही हो, आपको दोनों भी तरह की गलतियों को ठीक करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट एरो, ठीक है। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखना, स्टेजेस ऑफ एरर्स। एरर्स कौन से पड़ाव पे होते हैं भाई, कौन सी स्टेजेस पे हो सकते हैं? तो अगर मैं क्रक्स में बोलूं तो भाई एरर अकाउंटिंग प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम एरर्स का मतलब क्या की बात क्या कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस में हो रहे एरर्स की बात कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे बस सिंपल भाषा में बोलूं कि अकाउंटिंग प्रोसेस के जो भी स्टेजेस होते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं, किसी भी पड़ाव पे, किसी भी स्टेज पे गलती हो सकती है, राइट? तो जैसे फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई आपने ट्रांजैक्शन जो हुई, जिसकी अकाउंटिंग करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि भाई अगर सेल हुई तो सेल किस अमाउंट की हुई, किस कस्टमर की हुई, कौन डेटर है, वगैरह वगैरह, कितना डिस्काउंट दिया, कितना नहीं दिया, कोई खर्चा किया तो वो खर्चे की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो पहले तो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, किसकी? ऑफ ट्रांजैक्शन, सिंपली स्पीकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हो सकता है कि भाई कलेक्शन करते वक्त ही आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। तो जब इंफॉर्मेशन, जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है वही आपने कलेक्ट जो करी वो गलत है, तो जाहिर सी बात है आगे का अकाउंटिंग प्रोसेस तो पूरा ही बिगड़ जाएगा, राइट? अच्छा, इसी प्रकार से एट द टाइम ऑफ
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त गलती करी, रिकॉर्डिंग की स्टेज पे गलती करी, ये तो हो ही सकती है भाई। आपने जो जर्नल एंट्री पास करनी थी रिकॉर्डिंग में, या अगर आपको हो सकता है सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग करनी थी, उसी में आपने कुछ गलती कर दी। समझ आ गया? या फिर थर्ड, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेजर, लेजर में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते वक्त आपने कोई गलती कर दी, तो लेजर पोस्टिंग तो आती है ना, अब आपको सीख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। या फिर एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर, बैलेंसिंग, या फिर रादर देन कास्टिंग भी हो सकता है कि आपने लेजर की टोटलिंग करते वक्त या लेजर में बैलेंस निकालते वक्त कोई गलती कर दी। वो कोई भी गलती हो सकती है भाई, गलतियों की कोई सीमा नहीं है। ये बात तो आप भी जानते हो। आपसे ज्यादा मिस्टेक्स करता कौन है? आप एग्जाम्स में कितनी ज्यादा मिस्टेक्स करते हो, आप क्वेश्चंस बनाते वक्त कितनी गलतियां हो जाती है आपसे, तो आप भी समझते हो भाई गलती देखो इंसान से होती है और गलतियों की कोई सीमा नहीं है। चाहे असली जिंदगी में ले लो, चाहे आप यहाँ अकाउंटिंग प्रोसेस में ले लो, गलतियों की कोई भी सीमा नहीं, कहीं भी हो सकती है, किसी भी पड़ाव पे हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। राइट? अच्छा, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त गलती हो गई, आपको कोई बैलेंस लेके आना था, आप बैलेंस लाना भूल गए, आपको कोई लेजर का बैलेंस लेके आना था, वो लाना भूल गए, या फिर कोई लेजर का बैलेंस आप लाए लेकिन गलत डाल दिया, आपने गलत कॉलम के अंदर डाल दिया, डेबिट बैलेंस आपने क्रेडिट के अंदर डाल दिया। समझ रहे हो? तो कितनी प्रकार की गलतियां हो सकती है, किसी भी स्टेज पे हो सकती है। समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट मेन हेडिंग डालना, जो एक्चुअल मुझे आपके साथ चर्चा करनी है। अब देखेंगे हम कितनी ज्यादा आज कर पाएंगे चर्चा इस लेक्चर में, लेकिन समझना भाई, जो अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गए ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक के अंदर, तो ट्रस्ट में आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा पूरे चैप्टर में। क्योंकि बच्चे का यही बेसिक क्लियर नहीं हो पाता, एरर्स को ही नहीं समझ पाता बच्चा, एरर्स को नहीं समझ पाता, एरर्स के प्रभाव को नहीं समझ पाता। आप हमारा पिछला चैप्टर याद करना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें भी मैंने आपको उसमें जो एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट होते हैं उसके इफेक्ट समझाना शुरू किया था कि भाई कोई एरर की वजह से कैश बुक पासबुक में इफेक्ट क्या है, ये सोचना हमने सीखा था। क्योंकि अगर वंस आप वो बेसिक चीज सीख गए, फिर आगे का काम तो आसान था। भाई मैंने कोई भी पॉइंट बीआरएस का बोला, उसमें आपको अगर ये समझ आ गया कि इस पॉइंट की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, कौन से बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा, तो आप ऑटोमेटिकली उस बैलेंस को रिकंसाइल तो कर ही लोगे। यही तो देखा हमने, यहां पे भी वही पॉइंट है। अगर आपने गलतियों को समझना सीख लिया, तो फिर गलती रेक्टिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ, स्टेप्स क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो मैं सिखाऊंगा, वो बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन अगर आप गलती ही नहीं समझ पाओगे, अब खुद सोचो ना, अगर आप गलती का इफेक्ट ही नहीं समझ पाओगे, तो आप गलती ठीक कैसे करोगे? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें लिखना फर्स्ट, ऐसे बड़ा बड़ा पहला नंबर डाल देते हैं। तो एरर्स को क्लासिफाई करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो मैं दो बेसिस लूंगा। पहले मैंने लिया ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप निकालना दो बाइफर्केशन, यानी दो टाइप ऑफ एरर्स यहां पे मैं बताऊंगा आपको। एक होगा एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एक होगा एरर्स
नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। यानी कि जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं उन इसका मतलब बेसिक मीनिंग ये है यहां पे कि ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। और ये वो गलतियां होती हैं जो होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैलीज। पहले तो आपको यही सीखना पड़ेगा, सोचना कि भाई कौन सी गलती ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव डालेगी, कौन सी नहीं डालेगी। राइट। अच्छा, इसको हम लोग वन या सिंगल साइडेड एरर्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है। जो गलतियां ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है उनको हम वन साइडेड एरर्स या सिंगल साइडेड एरर्स भी बोलते हैं। और वहीं अगर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती गलती तो उसको हम लोग टू साइडेड या फिर डबल साइडेड एरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखना। तो अब वंस मतलब हेयर ऑनवर्ड्स मैं जब भी वन साइडेड एरर बोलूंगा या टू साइडेड एरर्स बोलूंगा तो आपको समझ जाना है मैं कौन सी गलती की बात कर रहा हूं। मैं उन गलतियों की बात कर रहा हूं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, सॉरी करती है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। वहीं जब मैं टू साइडेड या डबल साइडेड एरर बोलूंगा तो वहां मैं उन गलतियों की बात करूंगा जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अब मैं दोनों भी टाइप ऑफ एरर्स में, वन साइडेड एंड टू साइडेड में, दोनों में एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं लिखवाऊंगा बच्चों। वो आप मेरे साथ साथ लिखोगे तो आप इसके नीचे फर्दर एरो डाल के एग्जाम्पल्स लिख लेना। तो एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा लेकिन अभी नहीं लिखूंगा। तो यहाँ लगभग 5-6 लाइन की जगह खुली खुली स्पेस छोड़ देना, लिखेंगे हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स। लेकिन अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे करके लिखेंगे। देखना यहाँ एग्जाम्पल्स हम धीरे धीरे समझते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल्स लिखने से पहले अब मैं अपने नेक्स्ट प्रभाव पे पढ़ना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेज पे पढ़ना चाहता हूँ। बेसिकली जो हमारा अगला बेसिस ऑफ एरर है वो वहां पे मैं जाना चाहता हूँ। तो सेकंड बेसिस ऑफ एरर होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो पहला बेसिस मैंने क्या बोला था? पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अब दूसरा बेसिस क्या लिया मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर। गलती का जो नेचर है उसके हिसाब से कैसी गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे फिर से दो बाइफर्केशन निकालना, लेकिन तो बिस्काइड मत होना। दो बाइफर्केशन निकाल रहा हूं लेकिन धीरे धीरे अभी देखना ब्रांच कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और दूसरी को मैंने बोल दिया क्लेरिकल एरर्स। ठीक है, एक हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक को मैंने बोल दिया क्लेरिकल एरर्स। अब क्लेरिकल एरर्स को मैंने फर्दर तोड़ना है। क्लेरिकल एरर्स को मुझे फर्दर तोड़ना है तीन हिस्सों में। एक हो गया एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, तीसरा होता है कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन में, एरर ऑफ ओमिशन में आप फिर से यहां पे इसमें दो भाग निकालना है इसके। एक में लिखना कंप्लीट ओमिशन, दूसरे में लिखना पार्शियल ओमिशन। ठीक है, सिमिलरली एरर ऑफ कमीशन में भी कुछ भाग निकालना। इसमें पहले लिखना एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा लिखना एरर एक्सक्यूज मी एरर ऑफ कास्टिंग, फिर लिखना एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड।
और लास्ट लिखना एरर ऑफ पोस्टिंग। तो ये एक समरी बन गई आपकी टाइप ऑफ एरर्स की। अब इसमें देखो मैं मेन क्या एरर्स को हाईलाइट कर रहा हूं। एक मैं कर रहा हूं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक मैं कर रहा हूं एरर ऑफ ओमिशन, एक मैं कर रहा हूं एरर ऑफ कमीशन, फिर मैं कर रहा हूं कंपनसेटिंग एरर्स। तो ब्रॉडली स्पीकिंग बच्चों, ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी चार टाइप ऑफ एरर्स हमें ब्रॉडली पढ़नी है। पहली एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरी एरर ऑफ ओमिशन, तीसरी एरर ऑफ कमीशन, चौथी एरर ऑफ मतलब कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, थोड़ा अलग सा नाम है कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये चार टाइप ऑफ एरर्स हमको ब्रॉडली पढ़ना है, राइट। चलो एक एक शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो इसमें लिखना फर्स्ट एरर डाल के व्हेन अ ट्रांजैक्शन is when a transaction is recorded in contravention of accounting principles। when a transaction is recorded in contravention of accounting principles, ये मतलब है इसका कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन करके रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एरर को बोल दिया जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। सेकेंड एरर में लिखना इट इज अ टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर, तो पहली इंपॉर्टेंट बात, ये टू साइडेड एरर होती है, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसा एरर है जो अगर कमिट किया जाए, अगर ये हो जाता है तो भी आपकी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस के टोटल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मैच कर जाएगा। समझ आ रही है? वो कैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे। जब आप एग्जाम्पल देखोगे उससे आपको समझ आएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो इस एरर के एग्जाम्पल लिखना, तो फर्स्ट लिखना रेवेन्यू expenditure treated as capital expenditure। तो भाई हम चैप्टर कर चुके हैं, एक रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस का, रेफर कर लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑलरेडी चैप्टर हम कर चुके हैं जिसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की मीनिंग समझे थे, तो वो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। हाँ, इसमें मैं ऐसे लिख लूंगा, इसमें कोई एग्जाम्पल लिख लूंगा, ऐसे लिख लो इसके ब्रैकेट में, रिपेयर ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो जी, यानी कि एक रोजमर्रा की कोई रिपेयर का खर्चा मैंने किया अपनी मशीनरी पे, तो मुझे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना चाहिए था। यानी मुझे एक रिपेयर एक्सपेंस में उसको डालना चाहिए था, रिपेयर के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब मशीनरी बोले तो एसेट का अकाउंट, और एसेट के अकाउंट में डेबिट करने का मतलब क्या है कि मैंने इस खर्चे को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो एक नॉर्मल रिपेयर का खर्चा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, मैंने मशीनरी में डाल दिया, यानी मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। अब इसको एनालाइज करना है भैया आपको, भाई एनालाइज करना है। गलती है ठीक है, एग्जाम्पल है ठीक है, लेकिन इसको अब एनालाइज करना। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने एक एक्सपेंस करा, मैंने एक एक्सपेंस किया, ऐसी मैं रैंडम फिगर लेता हूं 1000 रुपए का, मैंने रिपेयर का एक्सपेंस किया। मुझे करना क्या था, मेरे को इसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना था। कितने अमाउंट से, मेरे को 1000 रुपए से डेबिट करना था। अगर मैं चाहूं तो पूरी एंट्री भी बना सकता हूं इसकी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे ही ले लेते हैं। ये मुझे करना चाहिए था। मेरी गलती बस क्या हुई, गलती मेरी इतनी हुई कि मैंने इसको रिपेयर में डेबिट नहीं करने की जगह, मतलब करने की जगह इसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये जो गलती है, क्योंकि मैंने रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल खर्चे की तरह ट्रीट करा,
ये कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ये मैंने अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है प्रिंसिपल्स की, उसका गलत इस्तेमाल कर दिया, उसमें मैंने झोल करा। समझ आ रही है? तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अकाउंटिंग, सॉरी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब दूसरी बात ध्यान से नोट करना, जब भी अब गलती का मैं इफेक्ट आपको बहुत समझाऊंगा, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस पे जो इफेक्ट हम समझेंगे, उसमें आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट पे फोकस करना है। भाई देखो, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच इसलिए करता है क्योंकि हमारी हर ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट सेम होता है। जहां पे डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट बिगड़ेगा, वहां पे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा। अब इस गलती में देखना, मुझे रिपेयर को डेबिट करना था, कैश को क्रेडिट करना था, इस तरह से मेरा डेबिट एस्पेक्ट का टोटल 1000 आता, क्रेडिट एस्पेक्ट का टोटल भी 1000 आता, तो मेरा ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं होती। अब गलती बस इतनी सी हुई कि मैंने रिपेयर अकाउंट में डेबिट करने की जगह किस में डेबिट कर रखा है? मशीनरी में कर रखा है, लेकिन करा तो डेबिट ही है ना, यानी अभी भी 1000 रुपए का डेबिट आ रहा है, 1000 रुपए का क्रेडिट आ रहा है, यानी कि मेरा डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट तो बिगड़ा ही नहीं इस गलती में। इसलिए बच्चों, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, मैंने बोला इट इज अ टू साइडेड एरर। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब जब भी गलती हो, बस चेक करना है आपको कि आपको डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट बिगड़ तो नहीं रहा। इसमें नहीं बिगड़ रहा भाई, देखो 1000 रुपए अभी भी डेबिट हो रहा है, 1000 रुपए अभी भी क्रेडिट हो रहा है, बस रिपेयर अकाउंट की जगह मैंने मशीनरी अकाउंट में डाल रखा है, क्योंकि रेवेन्यू खर्चा था, मैंने कैपिटल खर्चा मान लिया, बस ये गलती हो गई। आई होप पॉइंट समझ आया होगा। अच्छा, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा भी हो सकता है। क्या सर? लिखो सेकेंड इसका एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लो जी, उल्टा हो गया, अब उल्टा हो गया। इसका भी मतलब एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लिख लो, रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी ले लेते हैं, या फिर कुछ भी ले लो, फर्नीचर ले लो, डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट, डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। अब देखो, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो चैप्टर हमने किया था उसका याद होगा आपको फंडा, तो हमने ये वो सीखा था कि अगर कोई हम एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन एक्विजिशन या ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट, ऐसे खर्चों को हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना होता है। जैसे इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, है ना, जैसे कैरेज वगैरह का खर्चा हो गया कि भाई मैंने एसेट खरीदा, उसको अपने बिजनेस तक लेके आना, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, फ्रेट वगैरह का जो खर्चा है, वो सब हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना होता है, यानी कि उसको हमें एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होता है, उसको हमें एसेट के अकाउंट में डेबिट करना होता है। तो यहां देखो वही हुआ कि मैंने फर्नीचर यानी एक एसेट खरीदा, उस पर मैंने फ्रेट पे किया, तो मुझे करना क्या था? इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना था, मुझे इसे फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड करना था। तो फिर से यहां चेक करो, सेम, मुझे करना क्या था? मुझे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था टू कैश, जो भी अमाउंट है। देखो, अमाउंट इज नॉट रेलिवेंट, अमाउंट तो आप कोई भी रैंडम फिगर ले लो, मैं 500 रुपए ले लेता हूं, तो मुझे करना चाहिए था। अब मैंने उल्टा करा, मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का थोड़ा सा गलत एप्लीकेशन कर दिया। मैंने फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करना था, उसकी जगह क्या कर दिया? मैंने इसको अपने खर्चे के अकाउंट में यानी फ्रेट के अकाउंट में डेबिट कर दिया, एसेट अकाउंट में डेबिट करने की जगह एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत कर दिया। लेकिन बात वही है, क्या मेरा डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट बिगड़ा? यहां पे सेम, बस अगर डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट सेम आ रहा है, सेम अमाउंट का आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट कब पड़ता है? जब डेबिट क्रेडिट हमारा गड़बड़ होता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम यही तो सीखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट, हर ट्रांजेक्शन का डेबिट एस्पेक्ट है, क्रेडिट एस्पेक्ट है, उसका टोटल सेम होता है। इसी की वजह से अल्टीमेटली जो मेरी ट्रायल बैलेंस बन के आती है वो सेम आती है, मतलब उसका टोटल सेम आता है डेबिट क्रेडिट का। तो यहां पे भी वही है ना, अभी भी भाई डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट तो 500 रुपए का सही सही आ रहा है, सेम सेम। हाँ, अकाउंट गलत हो गया, फर्नीचर अकाउंट में डालना था, मैंने फ्रेट में डाल रखा है, बस इतनी सी गलती है ना। तो यहां पे भी सेम बात मेरी एप्लीकेबल हो जाएगी कि भाई इट इज अ टू साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस का टोटल इफेक्ट नहीं होगा।
समझ आ गया? अच्छा, इसका और भी कोई एग्जाम्पल होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल। थर्ड लिखो। एक्सक्यूज मी। पर्सनल एक्सपेंडिचर या पर्सनल एक्सपेंस, यानी ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, ड्रॉइंग्स ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। इसका भी एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि ब्रैकेट में लिखना रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस debited to rent account, rent of proprietor's residence debited to rent account। तो भाई प्रोप्राइटर यानी ओनर ने अपने घर का रेंट पे करा, तो ये तो भाई ड्राइंग्स होती है, पता है ना ये क्या होती है? तो ड्राइंग्स होती है, पर्सनल खर्चा है ये, कोई बिजनेस का खर्चा नहीं। अगर आप पर्सनल खर्चा करते हो, पर्सनल यूज के लिए कोई भी खर्चा करते हो, तो दैट इज ड्रॉइंग्स, पर्सनल एक्सपेंस है, उसको आप बिजनेस एक्सपेंस में नहीं डाल सकते। लेकिन मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको रेंट के अकाउंट में डाल दिया, यानी मैंने इसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। तो यहां पे भी मैंने प्रिंसिपली गलती करी है भाई, एक बहुत मतलब कह सकते हो गुनाह है ये। आप ऐसा समझो एरर ऑफ प्रिंसिपल दिखने में चाहे छोटे लगेंगे, लेकिन होते हैं गुनाह है भाई, गुनाह होता है ये कि आपने मेन अकाउंटिंग के नियम ही गड़बड़ कर दिए। तो मैंने क्या किया, बिजनेस एक्सपेंस को कभी भी आप सॉरी पर्सनल एक्सपेंस को आप बिजनेस एक्सपेंस की तरह कभी नहीं ट्रीट कर सकते, मैंने वही कर दिया। तो है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, गुनाह है ये। लेकिन फिर से वही डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट चेक कर लेना, डेबिट क्रेडिट नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे ड्रॉइंग्स टू कैश करना था, ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, कैश को क्रेडिट करना था सेम अमाउंट से। बस फर्क क्या हो गया, मैंने ड्रॉइंग्स को डेबिट करने की जगह रेंट को डेबिट किया हुआ है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट अभी भी बराबर ही तो चल रहे हैं, वहां थोड़ी गड़बड़ हुई। तो इसीलिए बच्चों दिस ऑल्सो बिकम्स अ टू साइडेड एरर। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे क्यों हमने मेन एरर ऑफ प्रिंसिपल में बोल दिया कि इट इज अ टू साइडेड एरर। कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल चेक कर लेना, वो टू साइडेड एरर ही होगी। मैं एक आध एग्जांपल और लिखवा देता हूं, जो क्योंकि कई बार बच्चे लिंक नहीं कर पाते। एक और इसका एग्जांपल होता है परचेज ऑफ कह सकते हो फर्नीचर या कोई भी और एसेट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। मतलब सिंपल भाषा में, मैंने कोई एसेट यानी कोई फिक्स एसेट परचेज किया, उसको मुझे सीधा जर्नल प्रॉपर में, ऑफ कोर्स ऑन क्रेडिट, चलो आप ये भी लिख लो ऑन क्रेडिट। तो आप सीख चुके हो भाई, अगर कोई एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। मैंने उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जहां मुझे फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, उसकी जगह मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया होगा। ये मतलब है इसका। बात वही है, डेबिट तो हुआ है कुछ, डेबिट क्रेडिट नहीं बिगड़ा, डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट बराबर ही चल रहा है। लेकिन जहां मुझे फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, वहां मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा है। इसी प्रकार से एक और, सेल ऑफ, मान लो मशीनरी लिख देते हैं हम, सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट पास्ड थ्रू सेल्स बुक। वही बात है, कोई क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, मान लो कोई फिक्स एसेट है जिसकी क्रेडिट सेल करी, मैंने क्या किया, मैंने उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना था, उसकी जगह सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसका यह इफेक्ट होगा कि जहां मुझे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, जहां मुझे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, भाई सिंपल भाषा में एक बार को आप यहां पे एनालाइज करने के लिए प्रॉफिट लॉस ऑन सेल को गोली मार दे। प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है ऑन सेल पे, लेकिन कुछ से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, इसलिए उसको थोड़ा गोली मार के आप सिंपल मानना कि मानो 10,000 की मशीनरी अगर मैंने 10,000 रुपये बेची, तो सिंपल एंट्री क्या होती, सिंपल 10,000 की मशीनरी अगर 10,000 पे बेची, तो एंट्री मेरी होती जिसको भी बेची मैंने, उसके अकाउंट को डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मैंने राम को बेची तो राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन क्योंकि मैंने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो अब मैंने कर क्या दिया, मैंने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया। तो इफेक्ट समझ रहे हो इसका क्या हुआ?
कि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना था, एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसकी जगह मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा। ये गलती है। लेकिन हुआ तो क्रेडिट है, अभी भी डेबिट क्रेडिट यहां पे भी नहीं बिगड़ रहा, तो गलत अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, इतना ही फर्क है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस पे कि टोटल पे इफेक्ट नहीं पड़ा, परंतु गलत अकाउंट में चला गया। और प्रिंसिपल गलती है, सिर्फ ये नहीं कि एक अकाउंट की गलती होगी तो बहुत छोटी मोटी गलती है, गलती मेजर है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने आपने एक एसेट के अकाउंट को खत्म करना था, आपने एक रेवेन्यू के अकाउंट को छेड़ दिया। ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों, कि जहां आपने एसेट के अकाउंट को छेड़ना चाहिए था, आप अगर रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट को छेड़ देते हो तो एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। आपके प्रॉफिट और लॉस जो निकल के आएंगे उसमें बहुत मेजर इफेक्ट पड़ जाता है इसकी वजह से। कोई भी आप गलती देख लो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एटसेट्रा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, मैं बार इतना इसको खींचना नहीं चाहता कि भाई गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट पे, मैंने एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ऐसी इस तरह की गलती भी हो सकती है। आपको आई होप समझ आ गया होगा। मैंने कोई बिजनेस एक्सपेंस किया, मैंने उसको पर्सनल एक्सपेंस की तरह दिखा दिया, उल्टा मतलब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। बट मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी गलती है ये, कि भाई जहां पे आप एसेट अकाउंट को छेड़ रहे हो, छेड़ना था रेवेन्यू या एक्सपेंस के अकाउंट को, या उल्टा आपको रेवेन्यू या एक्सपेंस के अकाउंट को छेड़ना चाहिए था, आपने एसेट अकाउंट को छेड़ दिया। इस मेजर प्रिंसिपल की एरर की वजह से हमारे प्रॉफिट्स और लॉस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए इनको बहुत बड़ी गलती माना जाता है। ये कोई क्लेरिकल मिस्टेक्स नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, और याद क्या रखना है सबसे बड़ी बात, कि एरर ऑफ प्रिंसिपल बाय नेचर टू साइडेड एरर्स होते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करते। सिंपल भाषा में ट्रायल बैलेंस का टोटल अभी भी टैली करता है, अगर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो तो भी। समझ आ रहा है? आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा और हम अब आगे बढ़ सकते होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ऊपर हमें एग्जाम्पल्स फिल करने हैं। हमें यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल्स के लिए जगह छोड़ रखी है। तो अब एरर और प्रिंसिपल बताओ कौन से एग्जाम्पल में हम डाल देंगे? सर यहां डाल देंगे, टू साइडेड एरर्स के एग्जाम्पल में। अब आप यहां धीरे धीरे देखो, एक एक एरर पढ़ेंगे और एग्जाम्पल को यहां पे पुट करते हुए चलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, चलो। अब सेकेंड हमारी मेन क्लेरिकल एरर स्टार्ट हो रही है। तो एज पर आवर फ्लो चार्ट क्लेरिकल एरर स्टार्ट हो रही है, बट मेन जो यहां पे हमें सीखना है वो है एरर ऑफ ओमिशन। अब सारी क्लेरिकल एरर्स का पार्ट है, ये अंडरस्टूड है। मेन कौन सी एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। और यहां पे भी आपकी दो अलग अलग तरह की ओमिशन बोली जाती है। इसमें आप फर्स्ट लिखना एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। जब मैं ओमिशन वर्ड की बात करता हूं तो व्हाट डज ओमिशन मीन? ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज छूट जाना, कोई चीज बिल्कुल मिस हो जाना। समझ आ रही है? तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब छूटी की चीज वो या तो पूरी तरह से छूट सकती है या आधा अधूरा छूट सकता है, कि भाई पूरा ही छूट गया, सारी एस्पेक्ट छूट गए किसी ट्रांजैक्शन के, मानो या पे किसी ट्रांजैक्शन के कोई एक एस्पेक्ट छूट गया। अगर सारी छूट गए तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन होगा। यहां मुझे लिखना था कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। और अगर कोई टुकड़ा छूटा मेरा, पार्टली छूटा, तो उसको पार्शियल ओमिशन बोल लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लो इट अराइजेस when a transaction is completely omitted to be recorded। या तो ट्रांजैक्शन आपने बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं करी, या फिर और अ ट्रांजैक्शन recorded in journal proper is not posted या omitted to be posted in ledger accounts। यानी भाई कोई ट्रांजैक्शन आप बिल्कुल ही रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई सेल तो हुई तो सेल को आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, कोई एक्सपेंस तो हुआ आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करा, या फिर
कोई ट्रांजैक्शन आपने जर्नल में डाल दी, अब जर्नल से आपको दो जगह पोस्ट करना है, जर्नल से आपको सारे अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी है, आपने किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, तो इट इज एज गुड एज पूरा छूट गया भाई। जस्ट ट्रांजैक्शन अगर मैंने कोई रिकॉर्ड कर दी जर्नल में और वहां से वो किसी भी अकाउंट में नहीं आई, किसी भी लेजर अकाउंट में नहीं आई, तो इट इज एज गुड एज कि वो ट्रांजैक्शन किताबों में आई ही नहीं, क्योंकि उसका इफेक्ट फिर आगे तक खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ऐसी गलतियों को बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। और दूसरी बात, ये भी जो गलती होती है इट इज ऑल्सो टू साइडेड एरर, तो यहां पे भी लिख लेना इट इज टू साइडेड एरर। तो दिस इज ऑल्सो अ टू साइडेड एरर, ये भी टू साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी इस गलती के होने के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस टोटल टैली होगा। और ये सोचना बहुत ही आसान है भाई, कंप्लीट ओमिशन का मतलब यह है कि आपने मानो कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी, यानी ना ही आपने डेबिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करा या ना ही क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करा, या फिर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को पोस्ट नहीं करा कहीं पे भी। तो अगेन जब पोस्ट नहीं करा तो वही बात है, ना ही डेबिट एस्पेक्ट पे पोस्ट करा ना ही क्रेडिट एस्पेक्ट पे पोस्ट करा। तो जब डेबिट में कुछ नहीं आया जीरो, क्रेडिट में कुछ नहीं आया जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट मिसमैच नहीं हुआ ना, गलती होने से अगर सिंपल है डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो रहा है तो वो टू साइडेड एरर हो जाता है। समझ आ रहा है? अगर डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो रहा है तो वो सॉरी वन साइडेड एरर हो जाता है, लेकिन अगर डेबिट क्रेडिट मिसमैच नहीं हो रहा तो वो टू साइडेड एरर हो जाता है। समझ आ रही है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल लिख लेना इसका। एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स omitted to be recorded in sales book। मतलब आप कोई भी ले लेना, मैं बहुत नहीं लिखूंगा, अब परचेज भी हो सकता है कि परचेज ऑफ गुड्स omitted to be recorded in purchase book, सेल्स रिटर्न omitted to be recorded in सेल्स रिटर्न बुक। समझ आ रही है? या फिर एक एग्जांपल और लिख लो, जो जर्नल वाली बात मैंने बोली थी जो पोस्ट नहीं हुई, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर recorded in journal proper omitted to be posted in any account। किसी भी अकाउंट में पोस्ट नहीं करा तो इट इज एज गुड एज छूट गया, इट इज एज गुड एज छूट गया। ठीक है? तो ये ऐसी बात हो गई। देखो, एक स्कूल का बच्चा, आप समझना मेरी बात को, एक स्कूल का बच्चा था, वो अपने घर से ही नहीं निकला, वो अपने घर से ही नहीं निकला तो स्कूल पहुंचा नहीं, तो स्कूल पहुंचा नहीं। भाई जो बच्चा स्कूल अपने घर से ही नहीं बाहर निकला वो स्कूल भी नहीं पहुंचा। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि एक बच्चा है जो अपने घर से बाहर तो निकल गया, स्कूल की बस के पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे तो खड़ा था, लेकिन उसने बस नहीं पकड़ी, तो भी क्या हुआ, तो भी इट इज एज गुड एज वो स्कूल नहीं पहुंचा। जो बच्चा स्कूल से घर से ही बाहर नहीं निकला वो भी स्कूल नहीं पहुंच रहा, और जो बच्चा घर से बाहर निकला बस स्टॉप पे खड़ा रहा लेकिन बस पे नहीं बोर्ड करा वो भी स्कूल नहीं पहुंचा। ऐसी बात होगी। मतलब एक बेकार एग्जांपल ले रहा हूं, आई नो दैट, बट समझाने के लिए कि भाई कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो वो भी, उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं आया हमारी अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में, समझ लो। लेकिन जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई लेकिन वो किसी अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई वो भी अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में नहीं आई। और जब कोई ट्रांजैक्शन का दोनों भी एस्पेक्ट नहीं आ रहा तो डेबिट क्रेडिट तो मिसमैच ही नहीं हुआ, डेबिट क्रेडिट तो मैच ही रहेगा, इसलिए ये टू साइडेड एरर बन गई। समझ आ गया? तो यानी कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन भी आपका एग्जांपल हो गया ऑफ टू साइडेड एरर। तो इसको भी आप यहां पे लिख सकते हो साथ साथ में, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, राइट? ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन यानी कोई एक एस्पेक्ट में ओमिशन हो गई, दोनों एस्पेक्ट पे नहीं हुई, कोई एक एस्पेक्ट पे हुई। और जब मैं बोल रहा हूं कोई एक एस्पेक्ट पे हुई, तो क्या आपको अंदाजा लग गया कि ये टू साइडेड होगी कि वन साइडेड? जब मैं खुद ही बोल रहा हूं कि कोई एक एस्पेक्ट छूट गया, पार्शियल का मतलब क्या है? कंप्लीट तो है जब सारे एस्पेक्ट छूट गए, और पार्शियल का मतलब क्या है? सारे नहीं छूटे, कोई छूट गया, एक छूट गया मानो, तो भी क्या है? वो है तो वो ओमिशन, लेकिन ना वो पार्शियल ओमिशन है। तो लग गया आप लोगों को अंदाजा ये कौन सी टाइप ऑफ एरर होगी? तो इसमें लिख लो, इट अराइजेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन, व्हेन अ ट्रांजैक्शंस लिखो, पार्ट, नॉट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन, इज omitted to be recorded or posted or carried forward। ठीक है, इट अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। तो अब बधाइयो, ये पहला आपका वन साइडेड एरर का एग्जाम्पल पिक्चर में आ गया। वन साइडेड एरर है भाई, ये पहला एरर ऐसा अभी तक जो वन साइडेड एरर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको मीनिंग से समझा चुका कि मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट है, उसका डेबिट एस्पेक्ट तो आ गया, क्रेडिट एस्पेक्ट छूट गया, तो डेबिट क्रेडिट अब मिसमैच हो गया, तो अब ये वन साइडेड एरर हो गई, क्योंकि अब ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं टैली करेगा। अगर किसी चीज का डेबिट एस्पेक्ट सही आ रहा है, या आ रहा है, मैं तो बोलता हूं क्रेडिट नहीं आ रहा, डेबिट आ रहा है क्रेडिट नहीं आ रहा, तो डेबिट क्रेडिट तो मिसमैच हो गया ना। समझ आ रही है? तो जैसे इसका एग्जांपल लिखना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स recorded in purchase book, omitted to be posted in creditors account, omitted to be posted in creditors account। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा दिमाग आपको खोलना है, आपको थोड़ा पिक्चराइज करना है चीजों को, रटनी नहीं है चीजें। क्यों? आप क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आप सोचो रट के बस एग्जाम पास कर लेंगे या जो भी है और हमारा काम चल जाएगा। नहीं, आप एग्जाम पास करके आपको अल्टीमेटली प्रोफेशनल बनना है, तो आपको चीजों को एनालाइज करना सीखना, सोचना सीखना। रट के भी आप एक एग्जाम पास कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम नहीं पास होगा, लेकिन आप एक अच्छे प्रोफेशनल शायद नहीं बन पाओगे अगर आपको थिंकिंग करना नहीं आएगा, अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आएगा चीजों का, कोई भी चीज। मैं सिर्फ इस टॉपिक की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप एनालिटिकली नहीं सोच पा रहे, तो कल को आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप मानो सीएमए बन के निकल भी जाओगे, लेकिन आप एक अच्छे सीएमए नहीं कहलाओगे, बिकॉज आपकी थिंकिंग स्किल्स कम होंगी। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए सोचना है आपको मेरे साथ साथ। ये एक परचेज बुक है। अब परचेज बुक क्या होती है, उसमें कैसे हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, इसलिए हम एक सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको बेसिक रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्या होता है, लेजर्स कैसे बनते हैं, बैलेंसिंग कैसे होती है, उस पर ट्रायल बैलेंस कैसे निकलता है, सारी चीजें पता है। इसलिए अब आपको ये चीजें उससे लिंक करके सोचनी है। तो हमने यही सीखा है, परचेज में एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। 100 रुपए की एक ट्रांजेक्शन मतलब परचेज है, रिकॉर्ड होगा। 200 रुपए की अगली परचेज है, रिकॉर्ड होगी। इस तरह से ट्रांजैक्शन या परचेज मुझे बोलना चाहिए रिकॉर्ड होता रहता है। तो मानो ये 3-4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, अब इसका टोटल कितना आ गया? इसका टोटल आ गया 300, 400, 700 रुपए आ गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, परचेज बुक में हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, 700 रुपए का टोटल आ गया। इसके बाद बच्चों
ये परचेज अकाउंट में पोस्ट हो जाता है, ये परचेज अकाउंट में पोस्ट हो जाता है। सेम स्टोरी सेल्स बुक के साथ चलती है, सेम स्टोरी सेल्स रिटर्न बुक के साथ चलती है, सेम स्टोरी परचेज रिटर्न बुक के साथ भी चलती है कि इन बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होती है और जब फाइनल टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में पोस्ट हो जाता है। साइमल्टेनियसली क्या होता है, अब मानो ये परचेज मैंने मिस्टर एक्स से करी, ये वाली मैंने मिस्टर वाई से करी, ये वाली मैंने मिस्टर जेड से करी, मानो ये वाली मैंने फिर से मिस्टर एक्स से करी, तो साइमल्टेनियसली ये जो 100 रुपए की या जो भी इंडिविजुअल परचेज है ये क्रेडिटर अकाउंट में भी पोस्ट होती जाती है। ये एक्स के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी, ये वाई के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी, ये साइमल्टेनियसली एक एक करके इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट्स में पोस्ट होती हुई चलती है। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई कि परचेज बुक का टोटल अल्टीमेटली मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में हम टोटल को अकाउंट में पोस्ट करते हुए चलते हैं और साइमल्टेनियसली जो पर्सनल अकाउंट में पार्टी है जिस भी पार्टी से परचेज कर रहे हैं उनके लेजर में हम एक एक करके पोस्ट करते हुए चलते हैं। तो देखो परचेज अकाउंट में पोस्ट किया तो ये डेबिट एस्पेक्ट आ गया 700 रुपए का, और इंडिविजुअली क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूं तो क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट ये एंट्री होती है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट होता हुआ चलता है। तो अगर मैं सही से ही काम करूंगा पूरा कोई गलती नहीं करूंगा तो ये भी एक एक करके क्रेडिट साइड पे पोस्ट होती जाएगी। तो ये भी टोटल 700 रुपए का जो है ये क्रेडिट एस्पेक्ट पोस्ट हो जाएगा, यहाँ 700 रुपए का डेबिट एस्पेक्ट पोस्ट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट पोस्ट हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर दोनों भी एस्पेक्ट्स बिल्कुल सही सही गए होंगे क्रेडिट और डेबिट तो दोनों में 700 रुपए का डेबिट और क्रेडिट में इफेक्ट जाएगा। अब एक बार जरा मेरा लिखा हुआ एग्जाम्पल रीड करना। मैंने लिखा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन परचेज बुक ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी कि मैंने परचेज बुक में बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड करा। जब मैंने परचेज बुक में सही सही रिकॉर्ड करा तो ये 700 रुपए का जो टोटल आया ये सही सही ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली परचेज अकाउंट में पोस्ट भी हो गया होगा सही सही। लेकिन कोई भी एक ले लेते हैं, मानो ये जो वाई की जो परचेज थी जो मुझे वाई के अकाउंट में पोस्ट करनी चाहिए थी ये करना मेरे से रह गया, ये मुझसे छूट गया। तो अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट यह आएगा कि अब जो मेरा क्रेडिट एस्पेक्ट जो 700 रुपए का जाना चाहिए था वो कितने रुपए का जाएगा, वो 500 रुपए का ही जाएगा। दैट मीन्स डेबिट एस्पेक्ट तो 700 रुपीज का चला गया परंतु क्रेडिट एस्पेक्ट जो है वो 700 का नहीं गया, वो 500 का ही गया। तो क्रेडिट में टोटल 500 रुपए का इफेक्ट गया, डेबिट में टोटल 700 का इफेक्ट गया। तो क्या डेबिट क्रेडिट मैच हुआ? द आंसर इज नो, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ। इसीलिए इसमें अब मैंने क्या बोला, पहले गलती को समझो, ये पार्शियल ओमिशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, डेबिट में पूरा हो गया, क्रेडिट में मुझसे छूटा है, ओमिशन क्रेडिट एस्पेक्ट में हुई यहां पे इस एग्जांपल में, तो पार्शियल ओमिशन है क्योंकि इन पार्ट ही ओमिट हुआ। दूसरी बात, डेबिट क्रेडिट क्लियरली दिख गया होगा आपको कि मिसमैच हो गया, और जब डेबिट क्रेडिट मिसमैच हुआ तो क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आएगा? नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट का टोटल भी बिगड़ जाएगा। इसलिए इस एरर में हमने बोला इट अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, और इसीलिए हमने बोला ये वन साइडेड एरर होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। और इसी तरह से यू हैव टू एनालाइज, गलती को एनालाइज करना है। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी बहुत नेक्स्ट की क्लास भी मैं इसी पे फोकस करूंगा, बिकॉज स्टूडेंट यही एनालाइज करता नहीं है, वो सीधा सोचता है कि मैं तो सीधा रेक्टिफिकेशन करनी स्टार्ट कर दूंगा और वहां उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है। और इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं इस चैप्टर से। मैं नहीं चाहता आपको कभी डर लगे इस चैप्टर से, राइट? चलो इसी प्रकार से एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं और वो एनालिसिस आपको खुद करने की कोशिश करनी है, चाहे बाद में करो चाहे अभी करो, वो आपके ऊपर है, बट एनालिसिस आपको खुद करनी है ना। लिखो ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड the total of one page to another। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो से इन सेल्स बुक
स्टोरी समझना, लॉजिक समझना, रटना नहीं। ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज टू अनदर, इसको भी समझाता हूँ, यही समझाता हूँ। मानो ये मेरी सेल बुक चल रही है, होता क्या है, ये पेज नंबर 1 था सेल बुक का, मैंने एक एक सेल रिकॉर्ड करनी शुरू करी। 300 रुपए की एक सेल हुई, 1000 रुपए की एक सेल हुई, 2000 रुपए की एक सेल हुई, फिर 200 रुपए की एक सेल हुई। 4 सेल मैंने रिकॉर्ड करी पेज नंबर 1 पे। अब क्या हुआ, अब पेज है ना भाई, अब कागज है। अब आपकी कॉपी का एक पेज है तो क्या उसमें अनलिमिटेड स्पेस होती है? नहीं, भर जाता है वो। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज नंबर 1 था, मैंने 4 सेल रिकॉर्ड करी, पेज पूरा भर गया। तो अब आप क्या करते हो, अगर आपका एक पेज भर जाता है, अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हो। तो यहां पे भी वही होगा कि अब आगे की सेल कहां से रिकॉर्ड होगी, वो पेज नंबर 2 से होगी, है ना। तो आगे की सेल मानो पेज नंबर 2 में रिकॉर्ड हो रही थी, एक 300 रुपए की फिर से सेल हुई, फिर 100 रुपए की एक सेल हुई, 2000 रुपए की एक सेल हुई, और फिर एक 100 रुपए की सेल हुई। मानो इतनी ही सेल हुई, यहां तक कहानी खत्म हो गई, और इसके आगे समझने के लिए मानो और कोई सेल नहीं हुई, सारी सेल यहां तक रिकॉर्ड हो गई। अब यहां पे देखो बात क्या होती है, जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो क्या करना होता है, ये जो टोटल है पेज नंबर 1 का, जो कि कितना आ रहा है, अगर आप टोटल करोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3500, आपको ये टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, ताकि फाइनल जब आपकी सेल का टोटल आए वो सही आए। समझ आ रहा है? उसके बाद अगर ये मानो पेज नंबर 2 मेरा लास्ट है, तो अब जो मेरा टोटल आएगा 3500 में, मैं ये वाला टोटल जोड़ दूंगा, तो 400, 500, 2500, तो ये आ रहा है 6000। तो मेरी इसका मतलब टोटल सेल कितनी हो गई, 6000 रुपए की। और उसके बाद क्या होता है आगे तो आपको पता है, ये जो टोटल है ये सेल्स अकाउंट में पोस्ट हो जाता है, ये काम होता है। अब मेरे से गलती क्या हुई, गलती पढ़ना, अगर आपको ये बात समझ आई। मैंने बोला ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज टू अनदर, यानी कि अगर मैं बोलूं मुझसे ये वाली गलती हो गई कि मेरे को ये जो टोटल कैरी फॉरवर्ड करना था, ये मैंने टोटल कैरी फॉरवर्ड नहीं करा, इसकी वजह से अब मेरी टोटल सेल गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरी टोटल सेल में पेज नंबर 2 का ही टोटल आएगा, 300, 400 जो भी था, 400, 500, 2500। जो 6000 की सेल है वो यहाँ पे टोटल 2500 ही आएगी, और इसकी वजह से सेल्स अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे, सेल्स अकाउंट में 2500 ही जाएंगे। तो सेल्स अकाउंट में जो क्रेडिट एस्पेक्ट है वो कितने रुपए का जाएगा, वो 2500 का जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, पर्सनल अकाउंट में, सेल्स के केस में डेटर अकाउंट में तो इंडिविजुअल पोस्टिंग में चलती हुई चलेगी कि ये भाई ए की सेल है, ये बी की सेल है, ये सी की सेल है, ये डी की सेल है, ये एफ की सेल है, जो भी मतलब कस्टमर है, जो भी डेटर है, उनके अकाउंट में इंडिविजुअली ये पोस्टिंग होती हुई जाएगी। यानी कि जो डेटर अकाउंट में डेबिट एस्पेक्ट है वो सही सही जा रहा है, उसमें तो 6000 रुपए ही गए। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना मिस कर दिया, ओमिट कर दिया, उसकी वजह से क्रेडिट एस्पेक्ट में 2500 ही गए। तो पहली बात पार्शल ओमिशन है, क्योंकि मैंने एक एस्पेक्ट में ओमिशन करा, सिर्फ इतना सा एक मैंने ओमिट करा, इसी को मैंने ओमिट करना बोल दिया। ओमिट करने का मतलब कुछ भी छूट जाना, ये मुझसे ओमिट हो गया, दूसरा एस्पेक्ट ओमिट नहीं हुआ, तो यह है पार्शल ओमिशन। और इसकी वजह से क्या मेरा डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो गया? बिल्कुल सर। देखो, डेबिट का टोटल 6000 सही से ही आ रहा है, क्योंकि डेटर अकाउंट में टोटल 6000 रुपए ही गए हैं मेरे सारे डेटर के अकाउंट में, लेकिन क्रेडिट में सिर्फ 2500 गया, सेल्स अकाउंट में 2500 गया, तो हो गया मिसमैच। देखो, डेबिट क्रेडिट, मोमेंट डेबिट क्रेडिट मिसमैच होगा, आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल भी मिसमैच हो जाएगा, बस, एटसेट्रा। तो आप समझ गए ना, जहां पे भी ओमिशन आपको दिखेगी, कोई चीज ओमिट हो रही है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ही ओमिट हो रहा है, पूरा नहीं ओमिट हो रहा, तो वो पार्शियल ओमिशन है। और पार्शियल ओमिशन क्या हो जाता है, पार्शियल ओमिशन एक वन साइडेड एरर हो जाता है, बिकॉज वो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट करता है, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल मिसमैच हो जाता है। ठीक है जी, चलो, तो पार्शियल ओमिशन को भी लिख दें हम अपने सही जगह पे। तो यहाँ पे इसका भी बेचारे का खाता खुल जाए वन साइडेड एरर के एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है। चलो, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट आते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो तीसरा
तीसरा मेन एरर है हमारा एरर ऑफ कमीशन। इसमें फर्स्ट लिखना एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ये लिखा था ना पहला, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो एरर ऑफ कमीशन सिंपल होता है, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। इसमें लिखना इट अराइजेस when a transaction is incorrectly recorded in books of ओरिजिनल एंट्री। बोले तो जर्नल समझ लो, सब्सिडरी बुक समझ लो। तो जहां पे आप रिकॉर्डिंग करते हो जिस किताब में, उस किताब में आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, ओमिट नहीं करा, छूटा नहीं है, लेकिन गलत ढंग से रिकॉर्ड कर दिया, गलती कर दी रिकॉर्डिंग करने में। दूसरी बात, इट डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। यानी कि ये कौन सा एरर है? अगेन फिर से भाई साहब, ये एक टू साइडेड एरर है। एग्जाम्पल देखना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है भाई। देखो, ये एरर ऑफ कमीशन मेरे ख्याल से इजीएस्ट कैटेगरी ऑफ ओमिशन होती है। वैसे तो सभी इजी अपनी जगह, बट ये तो बहुत ही इजी होता है। तो एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे, बल्कि मैंने वन ऐसे लिख दिया, मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा। क्रेडिट सेल ऑफ 910 रुपीज रिकॉर्डेड एट एज रुपीज 190। तो एक क्रेडिट सेल हुई 910 की, आपने उसे सही रिकॉर्ड करा, कहीं पे भी रिकॉर्ड, मतलब सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया होगा, सही रिकॉर्ड करा, बट आपने रिकॉर्डिंग में जो अमाउंट ही डाल दिया वो 190 डाल दिया। ठीक है, तो रिकॉर्ड चाहे किसी भी बुक में कराओ, मैं इसको जर्नल फॉर्म में बता देता हूं कि भाई मैंने सीधी सीधी बिल्कुल जर्नल एंट्री डाली होगी। क्या डाली होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री मैंने डाली। बस गलती क्या करी, मुझे इसमें 910 रुपए भी रिकॉर्ड करना था, इसकी जगह मैंने रिकॉर्डिंग कर दी 190 की। तो अब आपको देखो, मैं यही दिखा देता हूं। पहली बात, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गई, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करी, गलत ढंग से करी, इनकरेक्ट करी, सिंपली स्पीकिंग गलत अमाउंट में कर दी, यही होगा। और दूसरी बात, डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट को चेक कर लो भाई, क्या डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट का टोटल मिसमैच हुआ है? आंसर इज नो। अभी भी टोटल सही आ रहा है, अमाउंट ही तो गलत है, बट टोटल सही आ रहा है। डेबिट क्रेडिट में एस्पेक्ट, दोनों भी एस्पेक्ट जो गए वो 190 के गए। तो दिस इज नॉट मिसमैच। ठीक है, मैंने इज इक्वल टू डालना था। तो देखो, ये डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे हैं, तो इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस भी टोटल टैली कर जाएगा, बिकॉज डेबिट क्रेडिट में मिसमैच नहीं हुआ। इस कारण से मैंने इस एरर को बोल दिया कि इट डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये टू साइडेड एरर है, तो भरते हुए चलना अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में। तो इसको भी यहीं पे भर दो, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। चलो बढ़ो आगे, बढ़ो सर, बढ़ो सर, बढ़ो सर, फटाफट करेंगे। सेकंड, तो एक एग्जांपल मोर देन इनफ है यहां पे। सेकंड, सेकंड में लिखना एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। कहीं पे भी, जहां पे भी आपने टोटलिंग की गलती कर दी, वो आपका एरर ऑफ कास्टिंग हो जाएगा। अगेन एरर ऑफ कमीशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें लिखना इट अकर्स व्हेन मिस्टेक इज इन टोटलिंग। तो ये बात मैंने लिख दी कि टोटलिंग में जहां पे गड़बड़ हो गई, वहां पे आपका एरर ऑफ कास्टिंग की कैटेगरी बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें लिखना इट अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, यानी अब ये टू साइडेड एरर बन गया।
जैसे एग्जाम्पल लिखना, परचेज बुक ओवरकास्टेड बाई ₹500, या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक। हम सीधा सीधा सिंपल एग्जाम्पल बनाने के लिए परचेज बुक सेल बुक लेते, बट देख लेना भाई, रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये भी सब्सिडी बुक है, इनमें भी इस तरह की सेम गलतियां हो सकती हैं। तो रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्टेड बाय ₹100, यानी कि मैंने आपको बताया ना, मैंने बोला था ना, परचेज बुक में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ₹100 हुई, ₹300 हुई, ₹400 हुई, ₹500 हुई। तो देखो टोटल कितना आ रहा है, 400 प्लस 400 800 प्लस 500 1300। लेकिन मैंने टोटलिंग करने में गलती से 1300 का टोटल कितना कर दिया, 1800 कर दिया। देखो मैंने 1300 का टोटल 1800 कर दिया। तो इसको बोलते टोटलिंग गलत हुई, कास्टिंग में एरर हुई और ओवर कास्टिंग हुई, क्योंकि मैंने 1300 को टोटल ज्यादा टोटल लिख दिया, 1300 को मैंने ज्यादा लिख दिया ₹500 से, तो ये ओवर कास्टिंग हो गई। अब इसका इफेक्ट समझो, इसका इफेक्ट क्या होगा कि मेरी परचेज अकाउंट में कितना अमाउंट चला जाएगा, डेबिट में 1800 जाएगा। लेकिन वहीं पे मैंने क्या सिखाया, ये ट्रांजैक्शंस तो इंडिविजुअली क्रेडिटर अकाउंट में पोस्ट हो रही होंगी, ये तो इंडिविजुअली पोस्ट हो रही होंगी, इनमें कोई गलती नहीं, यहां पोस्टिंग एकदम सही हुई है। तो क्रेडिट एस्पेक्ट, ट्रांजैक्शन का क्रेडिट एस्पेक्ट बिल्कुल सही गया 1800 पे, लेकिन डेबिट एस्पेक्ट सॉरी 1800 नहीं था, ओरिजिनली 1300 था, सही मतलब 1300। तो क्रेडिट एस्पेक्ट बिल्कुल सही गया 1300, लेकिन जो डेबिट एस्पेक्ट है वो 1800 चला गया, राइट। तो टोटलिंग ये एरर हो गई, एरर ऑफ कास्टिंग, और साथ ही साथ हमने बोला ये वन साइडेड एरर है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। और दिख रहा है आपको, सिंपल है भाई, जब भी गलती हो बस सीधा सोचना है कि भाई डेबिट क्रेडिट मैच है या मिसमैच है। अगर गलती की वजह से डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो जा रहे हैं तो वो ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट करेगा। अगर डेबिट क्रेडिट मिसमैच नहीं हो रहे तो ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं करेगा, बस इतना आपको सोचना है। समझ आ गई? ठीक है सर, ये भी ओके है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट आपका थर्ड, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड में लिखना, इट अराइजेस when a mistake occurs in carrying forward from one page to another। ठीक है, फिर से लिखना, इट अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये वन साइडेड एरर होता है, ये भी वन साइडेड एरर होता है। कैसे सर? एग्जाम्पल, टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक carried forward to next page at ₹210 instead of ₹2100, instead of ₹2100। ठीक है, तो मैंने अभी अभी क्या सिखाया था, परचेज बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, 500 ये हुई,
600 ये हुई, फिर 500 ये हुई, एक और 500 हुई, तो टोटल कितना आ रहा है चेक कर लेना। ये आएगा, इसको भी 500 ही ले लो, चलो सिंपल। ये टोटल आ रहा है 2100, टोटल आ रहा है 2100। ठीक है, ये पेज नंबर 1 था, पेज खत्म हो जाता है, फिर हम पेज नंबर 2 में चले जाते हैं। तो ये 2100 अगले पेज में पहले कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर हमारी आगे की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, फिर हमारी आगे की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। अब गलती क्या हुई, पढ़ लो एक बार गलती, कि 2100 का टोटल अगले पेज पे ले जाना था, मैं टोटल लेके गया, लेकिन 2100 की जगह गलती से 210 लेके चला। जब मैंने पार्शियल ओमिशन में एग्जांपल दिया था तो गलती क्या हुई थी, मैं टोटल ही नहीं लेके गया था, पूरा ही छोड़ दिया था मैंने टोटल ले जाना, तो वहां तो मेरे से टोटल कैरी फॉरवर्ड करना छूट गया था, इसलिए वो पार्शियल ओमिशन थी। यहां छूटा नहीं है, लेकिन गलत लेके गया, 2100 का टोटल में 210 लेके गया। अब आगे की कहानी आई थिंक अब आप एनालाइज कर सकते हो कि इसकी वजह से का इसका इफेक्ट क्या होगा। जो आपका परचेज बुक का टोटल आएगा वो भी गलत हो जाएगा, परचेज अकाउंट में गलत अमाउंट डेबिट होगा, लेकिन कहानी वही है, इंडिविजुअल अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में तो सही अमाउंट पोस्ट हो रहा है। तो वही बात है, क्रेडिट का एस्पेक्ट बिल्कुल सही गया जितना जाना चाहिए था, डेबिट का एस्पेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती क्या हुई, पहली बात कैरी फॉरवर्ड करने में गलती हुई, तो एरर ऑफ इन कैरिंग फॉरवर्ड है। दूसरी बात हमने बोला ये वन साइडेड एरर है, रीजन मीन क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा, बिकॉज इस गलती की वजह से डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो रहा है। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, यस सर, ये भी समझ आ गया। लास्ट एरर ऑफ कमीशन जो था वो क्या था, बेसिकली एरर ऑफ कमीशन को तोड़ दिया इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इन चारों को अगर आप जोड़ दोगे तो कुल मिला के इनको बोल देते एरर ऑफ कमीशन। तो लास्ट जो है आपकी वो है एरर ऑफ पोस्टिंग, लास्ट पार्ट इसका, इसमें लिखना इट अकर्स व्हेन अ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली पोस्टेड। ठीक है, इसमें लिखना इट may or may not affect trial balance. It may not or may not affect trial balance. ब्रैकेट में लिख लो जनरली विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों ये एक टाइप ऐसा है एरर का जहां मैं आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकता, बिल्कुल कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकता कि ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है, क्योंकि एरर ऑफ पोस्टिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वास्ट टाइप ऑफ एरर है। आपने पोस्टिंग में गलती करी है, अब वो गलती हो सकता है कैसी भी हुई हो, गलती कैसे भी हुई हो हमें क्या पता, पोस्टिंग में मतलब बहुत स्कोप है गलती होने का। जैसे डेबिट में पोस्ट करना था, मैंने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, ये भी एरर ऑफ पोस्टिंग है। मेरे को 100 रुपए पोस्ट करना था, मैंने 10 रुपए पोस्ट कर दिया, ये भी एरर ऑफ पोस्टिंग है। मुझे 100 रुपए डेबिट में पोस्ट करना था, मैंने क्रेडिट में 10 रुपए पोस्ट कर दिया, ये भी एरर ऑफ पोस्टिंग है। मुझे राम के अकाउंट में पोस्ट करना था, मैंने शाम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, एरर ऑफ पोस्टिंग है। मुझे राम के अकाउंट में डेबिट में पोस्ट करना था, मैंने शाम के अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, ये भी एरर ऑफ पोस्टिंग है। समझ आ रहा है आपको कि एरर ऑफ पोस्टिंग में बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की गलती हो सकती है, विभिन्न प्रकार की, राइट। तो वो डिपेंड करेगा कि पोस्टिंग में किस तरह की गलती हुई है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई ये आप क्या बोल रहे हो, ये आप वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड। यानी यहाँ पे आपको हर एरर ऑफ पोस्टिंग में सोचना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट मिसमैच वाला फंडा लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये पोस्टिंग की गलती हुई है, तो इस गलती की वजह से फाइनल डेबिट क्रेडिट मिसमैच हुआ है कि नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ इन जनरली जनरली जो एरर ऑफ पोस्टिंग ऐसी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है, जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं, ये जनरली होता है। ठीक है, तो इसमें आप एक काम करो, एक लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस will tally, trial balance will tally if posting is done on correct site at correct amount
बट इन रॉन्ग अकाउंट। मुझे राम के अकाउंट में डेबिट में पोस्ट करना था 500 रुपए, मैंने गलती से श्याम के अकाउंट में डेबिट पोस्ट कर दिया 500 रुपए। तो अगर आपने पोस्टिंग एरर और पोस्टिंग में सही साइड में डाला है, डेबिट या क्रेडिट जिस साइड में डालना चाहिए था वहीं डाला है, सही अमाउंट पे डाला है 500 रुपए, तो 500 रुपए ही डाला है, लेकिन गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, राम की जगह श्याम में कर दिया। तो बच्चों इस तरह की एरर ऑफ पोस्टिंग अगर होगी तो इस तरह के एरर ऑफ पोस्टिंग में ट्रायल बैलेंस का टोटल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मिसमैच नहीं होगा, अकाउंट ही गलत हुआ ना। डेबिट क्रेडिट थोड़ी गड़बड़ हुआ, वो तो सही टोटल मैच कर रहा है, 500 रुपए डेबिट आ रहा है, 500 रुपए क्रेडिट आ रहा है, तो सही है। हाँ, अगर आप मानो फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग साइड में डाल दो, गलत अमाउंट पे डाल दो, तो फिर अब आपका टोटल मिसमैच होने लग जाएगा। इसलिए मैंने बोला आपको सोचना पड़ेगा। जनरल ज्यादातर जो आपके पोस्टिंग की गलतियां होती है उसमें ट्रायल बैलेंस का टोटल गड़बड़ा जाता है, डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो जाता है, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट आप यहाँ पे नियम नहीं बना सकते कि ये इस कैटेगरी ऑफ एरर है। इसलिए मैं एरर ऑफ पोस्टिंग ना ऊपर किसी भी एग्जाम्पल में डालूंगा भी नहीं। समझ आ रहा है? चलो, तो अभी तक हम ऊपर एग्जाम्पल्स फिल करते हुए चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? एरर ऑफ कमीशन अभी हमने नहीं फिल करा ना, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग तक डाल दिया था। बाकी उसके बाद हमने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग के बाद एक एरर ऑफ कास्टिंग करा था, तो वो वन साइडेड एरर बोला था हमने। फिर एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड बोला था, वो भी वन साइडेड था, तो एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। लेकिन बच्चों मैं एरर ऑफ पोस्टिंग दोनों में से कहीं नहीं लिखूंगा, बिकॉज वो डिपेंड करेगा। कुछ एरर ऑफ पोस्टिंग ज्यादातर बल्कि वन साइडेड ही होगी, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया, रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड, करेक्ट अमाउंट, वो एरर जो है वो टू साइडेड एरर हो जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है। हाँ, बाकी हम एरर ऑफ पोस्टिंग के एग्जांपल्स लिख लेते दो तीन, ताकि क्लैरिटी रहे कि ये एरर ऑफ पोस्टिंग होती है। तो लिख लो एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के साथ ये भी एक बार क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे कि ये जो पोस्टिंग की गलती हुई है इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें लिखना एग्जांपल में फर्स्ट पोस्टिंग टोटल, या ऐसा नहीं लिखो, इसको ऐसा नहीं लिखो, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। पोस्टिंग टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक of ₹10,000 as ₹1,000 in sales return account. तो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल 10,000 था, सेल्स रिटर्न अकाउंट में 10,000 पोस्ट करना था, 10,000 की जगह मैंने गलती से 1,000 रुपए पोस्ट कर दिया, तो ये क्या है? एरर ऑफ पोस्टिंग है। अच्छा, डेबिट क्रेडिट में मैच होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा एस्पेक्ट होता है? डेबिट एस्पेक्ट होता है। कोरेस्पॉन्डिंगली डेटर के अकाउंट में क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, तो क्रेडिट एस्पेक्ट तो डेटर के अकाउंट में 10,000 का ही गया, लेकिन जो डेबिट एस्पेक्ट हुआ सेल्स रिटर्न अकाउंट में वो 10,000 की जगह 1,000 हो गया। तो एक जगह 1,000 का एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट में 1,000 रुपए गया, दूसरे एस्पेक्ट में 10,000 गया, मिसमैच हो गया। तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। इसी प्रकार से दूसरा लिखना, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹1,000 posted in credit side of Sohan's account। मोहन को सेल करी, मोहन के अकाउंट में 1,000 रुपए की डेबिट में पोस्टिंग आनी थी, पर हमने क्या कर दिया? हमने गलती से सोहन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, वो भी क्रेडिट साइड पे। बहुत गलतियां हो सकती है बच्चों, मैं बहुत नहीं लिखवाना चाहता। हाँ, यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि अगर आपको 1,000 रुपए डेबिट में पोस्ट करना था, आपने 1,000 रुपए क्रेडिट पे पोस्ट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट बिगड़ गया, क्योंकि सेल्स अकाउंट
उसका एस्पेक्ट जो है क्रेडिट में आया, और जो डेटर अकाउंट का डेबिट में एस्पेक्ट आना था वो भी क्रेडिट में चला गया। तो डेबिट में एक तरह से फाइनली कुछ भी नहीं आया, लेकिन क्रेडिट में दोनों अमाउंट चले गए, 1000 रुपए 1000 रुपए। तो 1000 रुपए डेबिट 1000 रुपए क्रेडिट होना था, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, 2000 पूरा क्रेडिट पे आ गया। तो डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट बिगड़ गया। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। और थर्ड लिख लो क्रेडिट परचेज of rupees 500 from Mr. Ram posted on credit side of Mr. Ramu's account। लो जी, क्रेडिट परचेज ऑफ 500 रुपए फ्रॉम मिस्टर राम पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रामूज अकाउंट। तो सोचो, एरर ऑफ पोस्टिंग तो है, एरर ऑफ पोस्टिंग है, राम के अकाउंट में पोस्ट करना था, मैंने रामू के अकाउंट में पोस्ट किया। अब डेबिट क्रेडिट मिसमैच हुआ कि नहीं, ये सोचो, क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली करेगा या नहीं करेगा? सोचो, सोचना है आपको ये, तो खुद सोचो। मैंने करना क्या था, मुझे राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 500 रुपए पोस्ट करना था। मैंने कर क्या दिया, मैंने रामू के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 500 पोस्ट किया। तो देखो क्रेडिट एस्पेक्ट तो आया सही ना 500 रुपए का, सिर्फ गलत अकाउंट ही हुआ है, अकाउंट गलत हो गया, लेकिन 500 रुपए का जो क्रेडिट एस्पेक्ट आना था वो तो आया। परचेज अकाउंट का जो डेबिट एस्पेक्ट है वो भी गया होगा, तो डेबिट भी 500 हुआ है, क्रेडिट भी 500 हुआ है। बस राम की जगह रामू अकाउंट हो गया है, और इतना ही फर्क है, लेकिन 500 रुपए डेबिट क्रेडिट में बराबर चल रहा है। तो यहां पे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस विल टैली। तो ये एक आप कह सकते हो ये वाली एरर टू साइडेड हो जाएगी। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा एरर ऑफ पोस्टिंग में, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो 4 मेन टाइप ऑफ एरर्स हमें करने हैं टोटल। पहला था एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो हमने कर दिया। फिर था एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन है, वो भी कर लिया। और तीसरा था एरर ऑफ कमीशन, जिसको हमने तोड़ दिया, जिसमें हमने बोला एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड और एरर ऑफ पोस्टिंग, ये भी हमने कर दिए। हमने सब में ये भी एनालाइज कर लिया कौन सा वन साइडेड एरर है, कौन सा टू साइडेड। अब जो चौथा आपका एक सबसे इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एरर होता है, वो होता है कंपनसेटिंग एरर्स। है वो भी बाय नेचर क्लरिकल एरर, बट वो एक काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा अलग टाइप ऑफ कह सकते हो कैटेगरी होती है एरर की, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो आज तो इतना ही। पहले आप अच्छे से जितना मैंने कराया ये बिफोर नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना। मेक श्योर करना कि क्या आप एरर को एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। जितना आप अच्छे से ये चीज सीख जाओगे, उतना फिर आपको रेक्टिफिकेशन करने में एक्चुअली मजा आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे, एक होता है ना कि रिपीटेड टाइप ऑफ जो रेक्टिफिकेशन होती है, उनके एंट्रीज रट लेते हैं, करते हैं ऐसे, सोचते हैं चलो कुछ नया आ गया तो वो छोड़ देंगे। अगर रिपीटेड, जैसे एरर ऑफ कास्टिंग मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन आता है। परचेज बुक ओवर कास्ट है, अंडर कास्ट है, ये बुक ओवर कास्ट है, अंडर कास्ट है, सब बच्चा सब रट लेता है। अगर आप उसे एनालाइज करके समझ गए तो रटने की क्या जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये बेस बन गया, तो आगे रेक्टिफिकेशन तो बहुत आराम से आप कर लोगे, उसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, इसको अच्छे से रिवाइज करना। बाकी अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा, आपको मेरी बातें समझ आई, अगर आप आज का जो मेन पॉइंट है वो समझ गए, तो लेक्चर को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चाहें तो बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।